आमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रयोजना जो कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए मैंने इस वीडियो में बनाया है। मैं आपको इसके अंतर्गत ये बताऊंगी कि आमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रयोजना कैसे हल करना है और उसके सारे मटेरियल जो भी आंसर है आपको कहाँ कैसे मिलेंगे। आमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रयोजना बनाने के लिए पहले छात्र छात्राओं को चाहे तो आप ब्लैंक पेपर A4 साइज़ का ले लें या फिर कोई सुंदर सा प्रैक्टिकल पेजेस मिलते हैं वो ले लें। आकर्षक ढंग से आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए आप इसमें अपने विवेक से अच्छे से सुंदर से चार्ट पेपर लेकर उसको सजा करके जितने पेजेस आपको लगते हैं वो भी ले सकते हैं। और उसका पहला पृष्ठ जो आप बनाएंगे उसमें आप अपना डिटेल देंगे, जैसे कि आप हेडिंग डाल दीजिए आमाराइट ग्रीष्मकालीन प्रयोजना। फिर आप उसमें अपना नाम, कक्षा, विद्यालय, किस विकासखंड से आप हैं, कौन से ज़िले में रहते हैं और निवास किस गांव में करते हैं और वो कौन से शहर के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। इसके बाद जब प्रयोजना स्टार्ट होती है तो उसमें सबसे पहले आएगा शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन। तो शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव शहर में जो लागू है उसके अंतर्गत आपको बनाना है। तो आपको ऐसे 5 खंड बनाने हैं, उसमें हेडिंग डालना है, क्रमांक, योजना का नाम, आपके गांव मोहल्ले के कितने लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं, योजना से क्या परिवर्तन आया है और योजनाओं के बेहतर कार्य हेतु सुझाव। तो मैंने एक आंसर आपको बनाकर दिखाया है। ये हमें पता होता है गांव में क्या क्या योजनाएं चल रही है, सरकारी योजना है ना, जैसे बहुत सी योजना चलती है, मनरेगा है, जनधन योजना है, आवास योजना है और भी कई योजनाएं चलती हैं। यही आपको इसमें लिखना है और आप भी लिख सकते हैं इसमें 4-5 जितने भी। तो पहला मैं मनरेगा लेती हूँ। तो मनरेगा में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, तो गांव में अलग अलग वार्ड के हिसाब से काम बांटा जाता है या जिस भी प्रक्रिया से मनरेगा का कार्य लोगों को मिलता है उस आधार पर आप यहाँ पर लोगों की संख्या लिखेंगे। जैसे 4-6 वार्ड है और हर वार्ड के 20 लोग, 200 लोग, जो भी संख्या है उसके हिसाब से बांट कर आप यहाँ पर संख्या लिखेंगे। योजना से क्या परिवर्तन आया है, तो योजना से क्या परिवर्तन आया है, मनरेगा में लोगों को रोज़गार मिला है, विकास के नए अवसर प्रदान करता है मनरेगा और निर्माण कार्य में इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसमें हमको सुझाव देना है। तो सुझाव अक्सर हम देखते हैं कि मनरेगा में तालाब की खुदाई या जल संरक्षण के कार्य ज़्यादा होते हैं, तो हम उसमें सुझाव दे सकते हैं कि इसमें भूमि निर्माण किया जाना चाहिए, बागवानी होनी चाहिए, ग्रामीण संपर्क मार्ग का निर्माण होना चाहिए और इन सब कार्यों पर अगर जोर दें तो ये हमारा सुझाव रहेगा। इसी प्रकार आप जनधन योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, कौन कौन से लोग है ना, तो ये आप आगे अपने से बनाएंगे। इसके बाद सेकंड आपका आएगा आपके गांव की जनगणना। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव में कितने परिवार है, मतलब टोटल कितना घर, कितना परिवार आपके गांव में है, उसकी टोटल संख्या लिखेंगे। और हर घर में जब आप ये डेटा मतलब प्राथमिक डेटा आप आंकड़ा एकत्रित करते रहेंगे, तब हर घर में, जैसे एक घर में 4 लोग हैं, दूसरे घर में 5 लोग हैं, तीसरे घर में 6 लोग हैं, तो ऐसे उसकी कुल संख्या, कुल सदस्यों की संख्या निकाल कर आप यहाँ लिखेंगे। और जब आप हर घर जाके हर परिवार से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा घर कृषक परिवार से है, कौन सा शासकीय नौकरी वाले परिवार में आता है, कौन सा व्यवसाय करने वाले परिवार में आता है और कौन सा जो परिवार है वो मजदूरी करने वाला परिवार है। तो उसको अलग अलग आप खंड में मतलब उसकी संख्या रख लेंगे और फिर यहाँ पर आप उसको प्रस्तुत कर देंगे। तो यहाँ पर आप कुल गांव में जितने परिवार रहते हैं उसमें के अंतर्गत कितने सदस्य आते हैं, फिर कृषक परिवार की कितनी संख्या है, शासकीय नौकरी करने वालों की कितनी संख्या है, व्यवसाय करने वालों की कितनी संख्या है और मजदूरी करने वालों की कितनी संख्या है, ये दर्शाएंगे। इसके बाद तीसरा आता है औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी। तो हम जानते हैं हमारे आसपास बहुत से औषधि पेड़ पौधे, पत्तियां, जड़ी बूटियां रहती हैं, उनके बारे में हमको लिखना है। तो बहुत सरल सा मैंने बता दिया है। नीम, ये हमारे घरों के आसपास मिलता है, वही लिखना है। क्रमांक, नाम, कहाँ पाए जाते हैं, उपयोग। तो नीम हमारे घर के आसपास मिल जाता है, बहुत उपयोगी है। कान में दर्द होता है तो नीम का तेल डालते हैं। अगर आपका मतलब खाना बनाते समय, किसी कार्य को करते समय अगर थोड़ा सा जल जाता है तो नीम की पत्तियों का लेप लगाने से भी ठीक होता है। इसी प्रकार तुलसी घरों में, हर घर में आपको मिल जाती है, ये बहुत मतलब इसमें औषधि गुण होते हैं, तो उसका उपयोग लिखना है ना। तो जैसे कि अपच है, पीलिया पथरी है ना, दांत के दर्द वगैरह में फ़ायदेमंद होता है। मुनगा, ये भी अक्सर कई घरों में पाया जाता है, घर के आसपास मुनगा का पेड़ मिल जाता है, पूरा पेड़ बहुत उपयोगी होता है। तो ये सब औषधि महत्व की जड़ी बूटियाँ मैंने 3 बताई हैं।
जिसमें आप और भी ऐड करके अपना प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं। इतना ही नहीं लिखेंगे, प्रयास कीजिए कि ये एक उदाहरण है, इससे ज़्यादा आप ऐसा मेहनत करके लिखें। सारी चीज़ें आपको नेट पर और इससे संबंधित अगर पुस्तकें हैं आपके पास तो उस पर आपको आसानी से मिल जाती हैं। इसके बाद आप चौथा बनाएंगे, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखना है। तो 10 देशों के मुद्रा का नाम में क्रमांक, देश का नाम, मुद्रा का नाम, भारतीय मुद्रा रुपए में मूल्य। तो चूँकि भारतीय मुद्रा में उसका मूल्य लिखना है तो इसमें हम भारत को शामिल नहीं करेंगे, अन्य देश लिखेंगे। जैसे मैंने लिया है जर्मन, ठीक है, तो जर्मन की मुद्रा क्या है, जर्मनी डॉलर, ठीक है। तो जर्मनी डॉलर का 1 रुपये हमारे 45 रुपये के बराबर होता है। यहाँ पर जो हमारा भारतीय मुद्रा है वो कमज़ोर है ना, यानी हम 45 रुपये लगाएंगे तब वहाँ का जर्मन डॉलर 1 रुपये के बराबर होगा। मैंने ज़्यादा समझाने के लिए इसे यहाँ लिखा है, आप चाहें तो ये दोनों राशि को यहाँ पर चेंज करके ऐसा लिख सकते हैं। आइसलैंड में क्रोना चलता है और क्रोना जो है वो 1.72 रुपये 1 रुपये के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर भारतीय मुद्रा आपकी मजबूत है, 1 रुपये में आपको यहाँ पर 1.72 मिल जाता है। वैसे ही अगर आप इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इंडोनेशिया में रुपया चलता है जो 207.4 रुपये आपके 1 रुपये के बराबर। यहाँ पर भी भारतीय मुद्रा जो है वो बहुत मजबूत है, 1 रुपये इतने के बराबर होता है। तो ऐसे ही आप जो है पूरे 10 देशों के नाम नेट में आपको मिल जाएंगे, है ना, या किसी पुस्तक में आप अगर संबंधित पुस्तक है आपके पास तो वहाँ से आसानी से ये डेटा आपको मिल सकती है, ठीक है। इसके बाद 5वां आपको बनाना है, अपने आसपास की सामग्री से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाइए, या कह सकते हैं कबाड़ से जुगाड़। ये हम अक्सर बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास पानी की बॉटल होती है, कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल होते हैं, तो हम उसको बीच से काट देते हैं और नीचे का जो हिस्सा बचता है उसको हम अच्छा सा पेंट करके अगर सुंदर सा सजा दें तो वो फ्लावर पॉट बन सकता है। थोड़ी लंबाई में काटेंगे तो पेन स्टैंड बन सकता है। ये इसी को कहते हैं कबाड़ से जुगाड़। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है, क्रमांक, वस्तु के का नाम जो बनाया है, क्या उपयोग में आता है और प्रयुक्त सामग्री का नाम, ऐसे आपको कॉलम बनाकर लिखना है। और इसमें बहुत सारे आप लिख सकते हैं, मैंने पहले बता दिया है कि जैसे मैंने क्या बनाया है, पॉलीथीन से फूल। पॉलीथीन जो घर पर रहती है, अगर आप उस पॉलीथीन को काट करके सुंदर से सजा के फूल बनाते हैं तो वो क्या उपयोग में आती है, सजावट के उपयोग में। क्या प्रयुक्त किया है मैंने, पॉलीथीन। ऐसे ही आप इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं। अपने गांव का नक्शा बनाइए जिसमें प्रमुख स्थानों का उल्लेख हो। 6वां पॉइंट ये है। तो यहाँ पर आप अपने गांव का नक्शा बनाएंगे। जैसे कि मैं जिस गांव में पढ़ाती हूँ उस गांव में अगर आप एंट्री करते हैं तो एंट्री से ही सबसे पहले क्या आता है, हाई स्कूल आता है। रोड के एक तरफ मिडिल प्राइमरी स्कूल आता है। थोड़ा और आगे जाते हैं एक बड़ा सा मंदिर पड़ता है, दूसरी तरफ तालाब पड़ता है, और आगे जाते जाते हैं तो पोस्ट ऑफिस, पंचायत, तो ये सब जो है प्रमुख स्थानों में आते हैं। तो आप उसका नक्शा पेन से खींचते जाएंगे और प्रमुख स्थानों को वहाँ पर उल्लेख करते जाएंगे और बाकायदा आप सूचक देंगे कि मैंने इस तरह से मंदिर बनाया है, इस तरह से हाई स्कूल बनाया है, ये रोड है ना। तो इस प्रकार आप पेन से अपने से नक्शा बनाएंगे। इसके बाद 7 आ जाता है, आपके गांव, शहर के हाट या बाज़ार का विवरण, दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानों और उनमें बिकने वाली वस्तुएं। तो इसमें भी आपको इस तरह से कॉलम बनाना है। क्रमांक, हाट या बाज़ार का दिन व समय, हाट या बाज़ार विक्रय होने वाली वस्तुएं, उनमें अनुमानित मूल्य, हाट या बाज़ार में उपस्थित व्यापारियों की संख्या और हाट या बाज़ार खरीदी करने वालों की संख्या। तो जिस गांव के का उदाहरण लेकर मैंने ये बनाया है उसमें केवल इतवारी बाज़ार लगता है, तो मैंने एक ही उदाहरण दिया है, इतवारी बाज़ार। कई गांव में ज़्यादा लगता है, तो जिस गांव से आप संबंधित हैं उस गांव के हिसाब से आप ये हाट या बाज़ार का दिन लिखेंगे और जो भी समय लगता है, जैसे शाम को लगता है या 3 से 5 लगता है, जो भी समय है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। हाट या बाज़ार में क्या चीज़ें विक्रय होती है, बड़ा बाज़ार लगेगा तो ज़्यादा वस्तुएं बिकेंगी, लेकिन यहाँ पर केवल सब्जियाँ बिकती हैं। और उसका मूल्य क्या होता है, तो सब्जियाँ सामान्य मूल्य पर मिलती है, 10 रुपये 12 रुपये किलो पे या 20-25 जो भी है। अब उसमें आपको ये देखना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप 12 रुपये किलो, 10 रुपये किलो जो भी मिलता है, और उसमें कितने व्यापारी यानी कितने बेचने वाले विक्रयकर्ता बैठे रहते हैं, तो 2, 4, 6 जितना बड़ा बाज़ार है, और जो ख़रीदने वाले व्यक्ति आते हैं औसतन उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आता है कोरोना का विवरण। तो
अभी कोरोना का विवरण के लिए आपको ये इस तरह से आपको टेबल बनाना है। क्रमांक, प्रमुख लक्षण, बचाव के उपाय, लगाए जाने वाला टीका और प्रमुख दवाओं के नाम। तो जैसे पहला लक्षण मैंने बताया है क्रमांक 1 में डाल के, तेज़ बुखार होता है। दूसरा, सर्दी जुकाम होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, स्वाद सुगंध नहीं आता, ऐसे और भी कई लक्षण होते हैं। अब इसमें हम क्या बचाव कर सकते हैं? मास्क का उपयोग कर सकते हैं, नियमित रूप से हाथ की सफाई कर सकते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रह सकते हैं, है ना, 2 गज की दूरी का पालन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बचाव के उपाय आपको लिखने हैं। अब इसमें कौन कौन से टीके लगाए जा रहे हैं? तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, है ना, स्पुतनिक भी आ गया है, तो ये सारे टीके लगाए जाते हैं, ये इस कॉलम में आएगा। और प्रमुख दवाओं के नाम, तो कौन कौन से दवा, इसमें बहुत सारी दवाएँ आती हैं ना, पैरासीटामॉल हो गया, ओमेप्रोज़ोल आ गया, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, ये सब आपको पता करके इसमें लिखनी है। सरकारी दवाओं की लिस्ट आपको नेट पे भी मिल जाती है, वहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं। 9वां पॉइंट आ जाएगा, देश के 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम एवं उनके मुख्यालय की सूची बनावें। तो देश के 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक बोला, कोई भी बैंक नहीं लिखना है, राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम लिखना है। नेट में आसानी से मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाता है। तो क्रमांक बैंक का नाम, मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये कहाँ स्थित है? पुणे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है इसका मुख्यालय, और पंजाब नेशनल बैंक नई दिल्ली में है। इसी प्रकार से और भी बैंक आपको इसमें लिखने हैं। देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान या रक्षा संस्थानों के नाम, 10वां है। तो देश के प्रमुख वैज्ञानिक और रक्षा संस्थान में सबसे प्रमुख है आपका DRDO, बहुत बड़ी रक्षा संस्थान है, ये हमारे देश की रक्षा के लिए बहुत से काम करता है ना। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसे कहते हैं। तो ये पुणे में है, मदुरई में है ना। तो इसके बारे में आपको और भी नेट से आपको इसकी भी जानकारी मिल जाएगी, आप इसको भी लिख सकते हैं। देश के विकास में परिवहन व्यवस्था, तो परिवहन व्यवस्था हम जानते हैं, सड़क मार्ग, जल मार्ग, है ना, वायु मार्ग आगे, तो ये सब आप इसको भी बना सकते हैं। क्रमांक, परिवहन का क्षेत्र, परिवहन के साधन, देश के विकास, देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका। तो जैसे मैं पहला लेती हूँ सड़क मार्ग, तो सड़क मार्ग में परिवहन के क्या क्या साधन मिलते हैं? बस चलती है, यात्री बस चलता है, ट्रक होता है, सामान के लिए गाड़ियाँ चलती हैं, है ना। तो ये किस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो हर क्षेत्र में भाई सड़क मार्ग तक काम आता है। जैसे कि सड़क जो है वो रेल स्टेशनों को, आंतरिक नगरों को, कस्बों को जोड़ती है। अगर सिर्फ ट्रेन चलेगी, वहाँ सड़कें नहीं रहेंगी, तो ट्रेन मतलब एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे, तो ये बहुत मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाती है। ऐसे ही आपको अन्य भी लिखने हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम एवं उपयोग बताइए। बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। इसको इस प्रकार टेबल बनाना है, क्रमांक, रासायनिक पदार्थों का नाम, उपयोग। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, सोडियम क्लोराइड जो है वो उसका रासायनिक नाम है, ये नमक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ये भी एक रासायनिक नाम है, ये कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसके रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, वो आपको इसमें लिखने हैं। इसके बाद हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से ऐसी कहानी बनाएं जो कि हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड पेपर, कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया हो। मतलब इस पेज में आप ये हेडिंग देने के बाद हिंदी भाषा में अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हिंदी भाषा में आप अच्छी सी कहानी अपने कल्पना शक्ति से बनाएंगे, और उस कहानी से संबंधित चित्र या तो आप स्वयं बनाएं, स्केच कर करें, या फिर कोई कटिंग चिपकाएं। एक आकर्षक सी कहानी जो है, जैसे कहानी पुस्तकों में मिलती हैं, वैसे आपको यहाँ पर बनाना है। 14 हो गया, जिले में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार देवें। अब जिले में, यानी जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले में कौन कौन सी शासकीय योजना चल रही है उसकी जानकारी हमको देना है। तो क्रमांक, योजना का नाम, विभाग का नाम, लाभान्वित वर्ग, योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा सामग्री। तो जैसे पहला मैं ले रही हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना। अब शहर में पूछा है तो शहरी लिया है मैंने। आवास योजना से सब परिचित हैं, है ना। ये कौन से विभाग से चलता है? शहरी विकास में मंत्रालय से चलता है। और इसमें कौन से वर्ग लाभान्वित होते हैं? तो इसमें गरीब वर्ग, और अभी चूँकि नियम बदला है इसमें मध्यम वर्ग भी लाभान्वित होता है। और योजना में प्रदाय की जाने वाली सामग्री, तो इसमें मुद्रा प्राप्त होती है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में सार्वभौम चल रहा है,
PDS मतलब जिसमें हमको 10 किलो चावल, 25 किलो चावल, 35 किलो चावल ये जो चल रहा है ना कंट्रोल में मिलता है, ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये खाद्य विभाग के अंतर्गत चलाया जाता है और इसमें कौन से वर्ग लाभान्वित होते हैं? गरीब एवं मध्यम दोनों वर्ग लाभान्वित होते हैं और इसके अंतर्गत खाद्यान्न का वितरण किया जाता है। ऐसे ही आपको और भी ज़िले में संचालित की जाने वाली योजनाओं की जानकारी देनी है। इसी प्रकार से 15 पॉइंट आ जाता है। प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, आंगन क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। थोड़ी मेहनत करेंगे तभी ये प्रोजेक्ट बनेगा। सिर्फ ऐसा लिख देने से प्रोजेक्ट नहीं बनेगा, इसमें आपको प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा। घर के आंगन में या बाड़ी में या जहाँ भी आप एक वृक्ष लगाइए और समय समय पर उसकी ऊंचाई को आपको नोट करना है और उसकी जानकारी आपको यहाँ पर अंकित करना है। इसके लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको आसानी से यहाँ पर सरलता से लिख सकते हैं। 16वां है कोरोना महामारी पर एक निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, कोरोना महामारी जब से आया, कैसे हुआ, निबंध आप लिख सकते हैं। उसके लिए जो है कई बिंदुएँ ये थी, उस पर आप 200 शब्द पे लिख सकते हैं। जैसे कि ये 17 यानी आएगा, कोरोना का जन्म कब हुआ है ना, उसके लक्षण प्रसार क्या है, संक्रमण की प्रक्रिया कैसी थी, यानी कोरोना महामारी पे निबंध के ये सारे पॉइंट्स आप इस पर लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर 17 पॉइंट आएगा। 17वां पॉइंट में है अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई 50 सवाल बनाएं, अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें एवं लिखें। आप स्वयं से प्रश्न बनाएंगे अच्छे रोचक, जिस तरह के जीके प्रश्न आप इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न आप बनाइए और आपस में उत्तर भी ढूंढिए और मिलजुल करके उसका आंसर भी लिखेंगे। ये सब कार्य कर लेने के बाद 18वां पॉइंट आपको करना है, उक्त गतिविधियों को पूर्ण करके अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के जो भी सदस्य हैं, है ना, उनमें से किसी 3 लोगों को आपको अपने प्रोजेक्ट को, फाइल को दिखाना है। उन्होंने देख करके आपकी इतने दिन की मेहनत को किस प्रकार से उन्होंने प्रतिक्रिया दी, उस प्रतिक्रिया को आपको यहाँ पर लिखना है। ध्यान रहे, आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं उस समय आप हड़बड़ी ना करें, आकर्षक ढंग से सही डेटा के साथ सही जानकारी, अपने से एकत्रित की गई जानकारी लिखें। ये एक बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा और फिर जब स्कूल में इसको जमा करना रहेगा तब आप इसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।